नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है ईरान और इसराइल के बीच जो जंग छिड़ी है उसके बारे में। ये टॉपिक GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल बनता है। और हाल ही में PSIR के पेपर 2 में एक सवाल भी पूछा गया था। एक बार हम इसे देखते हैं सो दैट आपको भी अंदाजा आ सकता है कि UPSC ऐसे टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता है। क्वेश्चन ये था कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज पैलेस्टाइन पॉलिसी इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग इसराइल हमास वॉर। अब अगर इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो यहां पर सिर्फ इसराइल हमास वॉर या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कंटिन्यूटी और चेंज लाने में कौन से ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे या फिर इंडिया के इसराइल और पैलेस्टाइन के साथ जो संबंध थे इसमें कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। और ये सवाल तो ऑप्शनल पेपर में पूछा गया था। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी अभी मेंशन किए, इसके अलावा आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिखने होंगे, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट कर पाएगा। आज का जो टॉपिक है इसमें भी हम ऐसे ही अलग अलग डायमेंशंस को कवर करेंगे सो दैट क्वेश्चन कैसे भी आता है फिर भी आप उसे लिख सकते हो। विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में आपकी हेल्प करे। नाउ करीब 3 दिन से लगातार एक घटना न्यूज में ट्रेंडिंग चल रही है। ईरान जो एक शिया देश है, इसने इसराइल के ऊपर 200 से ज्यादा मिसाइल्स दागे और इसके बाद ईरान इसराइल वॉर की चर्चा हो रही है। अब अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होगा या फिर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको इतना मालूम होगा कि लगभग 1 साल से मिडल ईस्ट में मिलिट्री डिस्टर्बेंस चालू है, जिसमें इसराइल हमास, इसराइल हुतीस, इसराइल हेजबोल्ला और अब इसराइल ईरान भी शामिल है। इस डिस्टर्बेंस में कई सारे इनोसेंट्स लोग भी मर चुके हैं और इन टेंशंस के चलते कई सेक्टर्स पर्टिकुलरली ट्रेड और इकोनॉमी इनको बड़ा झटका लगा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखने मिलती है और वो है कि एज इसराइल ईरान वॉर एस्केलेट्स, इंडियाज नॉस्ट्रेडेमस शेयर प्रेडिक्शन वर्ल्ड वॉर 3 ऑन होराइजन। यहां पर हम थोड़ा समझते हैं। तो देखो, अभी अभी हमने 2 चीजों को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स लॉन्च किए और सेकेंड इज पूरा मिडल ईस्ट आज की डेट में किसी ना किसी ऑपरेशन में उलझा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसराइल की जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम और डेविड स्लिंग का समावेश है, इस डिफेंस सिस्टम को ईरानियन मिसाइल्स ने मात दिए। और ये ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आयरन डोम और डेविड स्लिंग यहां पर क्रूशियल बनता है। डेफिनेटली आप इसको अपने नोट्स में शामिल करना। अब इस पूरे मसले में सिर्फ इसराइल या फिर ईरान का समावेश नहीं है, बल्कि USA, रशिया और चाइना, ये भी देश बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और इसीलिए चर्चा हो रही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी है। नाउ हमने ये तो देखा कि रिसेंट पीरियड में मिडल ईस्ट में चल क्या रहा है, लेकिन आज के टॉपिक में जो 2 मेन कैरेक्टर्स है, ईरान और इसराइल, इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को हमें शॉर्ट में समझना होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को हम टोटल 3 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट इज इसराइल का फॉर्मेशन। हम सबको पता है कि इसराइल का फॉर्मेशन अरब इसराइली वॉर का कारण बनता है। ईरान ने भी शुरुआत में इसराइल का फॉर्मेशन का विरोध किया था और 1947 का जो पार्टीशन प्लान था उसे भी अपोज किया। लेकिन 1950 में पहलवी रेजिम, जो ईरान की आखिरी रॉयल डायनेस्टी है, इस रेजिम के अंडर ईरान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, जिससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने और इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज भी स्ट्रेंथन हुए। लेकिन इसके बावजूद भी ईरानियन सोसाइटी का एक सेगमेंट पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता है और 1979 में जब पहलवी रूल का अंत होता है तब इसराइल और ईरान के संबंधों में दरार आती है। नेक्स्ट इज रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसा हमने शुरुआत में ही देखा कि ईरान शिया इस्लाम के रूल्स पर गवर्न होता है और इसराइल एक जूइश स्टेट है। ये जो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच म्यूचुअल सस्पिशन बन गया है। इसके अलावा 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद इसराइल को लिटिल सैटन कह के बुलाया गया। लिटिल सैटन ये टर्म भी प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशियल बनती है। ये बेसिकली एक डेरोगेटरी टर्म है जिसे ईरानियन लीडर्स ने इसराइल को डोनेट किया। नाउ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्ला जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का साथ दिया है और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, इन्हें इसराइल एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट करता है। ये भी एक रीजन है जिससे इन दोनों देशों के बीच दरार बन गई है। अब ये जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, इसे हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम भारत का इसराइल और ईरान के साथ जो ट्रेड है इसे देखते हैं। पहले हम इंडिया और इसराइल के ट्रेड को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इसराइल, 1992 में, मतलब जब भारत और इसराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए, तब इन दोनों कंट्रीज के बीच का बायलैटरल ट्रेड था $200 मिलियन। बट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 ये ट्रेड बढ़ के $10.77 बिलियन हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस हद तक ये दोनों देश इतने सालों में इकोनॉमिकली कनेक्ट हुए हैं।
और एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट होती है और वो है कि पिछले 5 सालों में भारत और इसराइल के बीच का ट्रेड डबल हुआ है। इससे भी आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये क्रूशियल डेटा है। और एक बात प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि भारत इसराइल का पूरे एशिया में सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये हमने बात की इंडिया इसराइल ट्रेड के बारे में। अब हम इंडिया और ईरान ट्रेड को समझते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू इसराइल, भारत का ईरान के साथ जो ट्रेड है इसमें पिछले 5 सालों में गिरावट देखने मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और ईरान का बायलैटरल ट्रेड 1.52 बिलियन डॉलर्स हुआ है, जो इसराइल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ट्रेड तो हमने समझा, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत पर क्या इंपैक्ट हुआ है इसे हम देखते हैं। रेड सी और सुएज कैनल, जहां से 400 बिलियन डॉलर्स के ऊपर गुड्स की मूवमेंट होती है, यहां पर इंस्टेबिलिटी के कारण ट्रेड में कमी दिखने मिली है। एक बार हम मैप में इसे समझते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत और यहां पर मेडिटेरेनियन सी के बाजू में है इसराइल। अब अगर भारत को मेडिटेरेनियन सी से होकर यूरोप, यूएस और अफ्रीका में मार्केट को एक्सेस करना होगा, तो ये जो रेड सी हमें दिख रहा है और इसके ही थोड़ा ही ऊपर ये जो सुएज कैनल है, ये एक प्रॉफिटेबल रूट माना जाता है। लेकिन रेड सी में हुतीज और सुएज कैनल के यहां पर इसराइली कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन को अनस्टेबल बनाता है और इसी वजह से ट्रेड कॉस्टली बनता है। अब अगर रेड सी में इंस्टेबिलिटी बनती है तो जाहिर सी बात है कि हमें लॉन्गर ट्रेड रूट को ऑप्ट करना होगा, जो हमारी शिपिंग कॉस्ट को बढ़ाएगा। और डेटा के अनुसार ये जो शिपिंग कॉस्ट है वो 15 से 20% तक बढ़ गई है। इसके अलावा अगस्त 2024 में इंडियन एक्सपोर्ट्स 9% तक गिर गए। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है उनमें भी हमें स्पाइक देखने मिला है, जिससे इन्फ्लेशन पर बुरा इंपैक्ट हुआ है। जैसे हमने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि वॉर सिर्फ अपने पॉलिटिकल या फिर पर्सनल एजेंडा या आइडियोलॉजीज को प्रमोट करता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो वॉर का दूसरा मतलब है ईगो। इसमें सिर्फ एक ही चीज हासिल हो सकती है और वो है तबाही। यहां पर एक फेमस कोट को मैं मेंशन करना चाहूंगा, नो वन कैन एवर विन अ वॉर, वॉर इज अ गेम इन विच बोथ साइड्स लूज। एनीवेज, यही था हमारा आज का सिंप्लीफाइड। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उन्हें भी सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।